Okay, hello everyone. Now in this lecture, we will going to discuss about the evidences of evolution. In the previous lecture, we have discussed all about the theories of evolution, how the evolution has been arised or how speciation taken place. Now we will discuss about or we will see certain example which is present in day-to-day life or in our environment also, which shows that yes, the evolution must have been taken place. So we will discuss about certain example which is in the favor and shows that or which prove that evolution has taken place. That means the evidences of evolution. Here the first mechanism we will going to discuss the evolution of eyes. Now if we talk about evolution, तो evolution के जब हम बात करते हैं तो evolution हम बोलते हैं कि generation to generation changes हुए होंगे किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में, पर्टिकुलर कैरेक्टर में. जब हम किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर की चेंज की बात करते हैं तो पर्टिकुलर कैरेक्टर में जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होते हैं. लेकिन अगेन हम ये बोलते हैं कि अगर हम लेमार्क की थ्योरी को समझें तो लेमार्क ने तो ये कहा था कि कोई भी ऑर्गन जो यूज़ सबसे ज़्यादा कर रहा है वो एनिमल, वही ऑर्गन का कैरेक्टर ट्रांसफरेबल है नेक्स्ट जनरेशन में, और जो ऑर्गन ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा है उस ऑर्गन के कैरेक्टर ट्रांसफ़र नहीं होंगे. तो दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि जो कैरेक्टर में अगर चेंज आ रहा है और वो कैरेक्टर की इन्फॉर्मेशन अगर उनकी जर्म सेल में या गेमेटिक सेल में प्रेजेंट है तो ही वो हेरिटेबल है या इनहेरिटेबल है. बाकी कैरेक्टर में अगर कोई चेंजेस हो रहे हैं जो किसी सोमैटिक सेल में प्रेजेंट है वो कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन नहीं होंगे, जो हमें विजमन ने समझाया था. दैट मीन्स द थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म विच वॉज एक्सप्लेन बाय विजमन, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. एंड ऑल्सो डार्विन जिसने एक्सप्लेन किया था कि नेचर फिट इंडिविजुअल को सेलेक्ट कर रहा है या जो भी एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंगली ऑर्गेनिज्म खुद को एडेप्ट करते हैं, एडेप्टेशन के अकॉर्डिंग वो कैरेक्टर चेंजेस हो रहे हैं और वही जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र हो रहे हैं. हम यहाँ पे जब इवोल्यूशन की बात करते हैं तो आज हम जो भी डिफरेंट एनिमल्स हैं, जो डिफरेंट एग्जाम्पल प्रेजेंट हैं, उनकी अगर हम आइज़ की बात करते हैं तो एज वी ऑल नो आइज़ इज़ द ऑर्गन, दिस इज़ एन ऑर्गन which helps us to see, जो हमें मदद करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, विजन करने के लिए. फाइन. तो आइज़ का एक ही काम है चीज़ों को देखने के लिए, ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए. अब ये जो आइज़ थी, अगर मैं पीछे जाऊँ, हिस्ट्री पे जाऊँ, तो जो भी एनिमल्स उस समय पे प्रेजेंट थे उनकी आइज़ बहुत ही सिंपल हुआ करती थी. दैट मीन्स दे हैव मोर सिंपल आइज. सिंपल आइज का मतलब सीधा सीधा सा ये है कि उस समय पे आइज में, आज जो हमारे आइज का एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, वी हैव आई बॉल, वी हैव आइरिस, वी हैव स्क्लेरा, वी हैव रेटिना over which the image of any object formed, we have lens also to capture more and more light, right? We have diaphragm and we have also basically the cornea part which absorb or which transmit the light inside the ball to capture the image over the retina, as well as we have nerves also which transfer the signal to the brain and then only the image of that object forms on the screen, on the retina part. So but that time पे, उस टाइम पे जो भी आइज़ हुआ करती थी एनिमल्स में वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं थी. आज जो आइज़ है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, उस समय बहुत सिंपल आइज़ हुआ करती थी. एक होल हुआ करता था सिर्फ, जो कि सिर्फ लाइट को कैप्चर करती थी, लाइट कलेक्ट करती थी और उसकी वजह से बस उनको वो ऑब्जेक्ट नज़र आता था, बट एक क्लियर इमेज नहीं नज़र आती थी. जैसे कि अगर मैं स्नेक की बात करूँ तो स्नेक में आज भी बहुत ब्लर्ड इमेज बनती है आइज़ के थ्रू, उतनी वेल एडवांस्ड इमेज नहीं बनती जो हम ह्यूमन बीइंग या मैमल्स में बनती है. तो सिंपल आइज वॉज देयर एट दैट पर्टिकुलर टाइम. एक होल हुआ करता था, एक रूडिमेंट्री, एक बेसिक आई हुआ करती थी जिसे हम रूडिमेंट्री कहते हैं और बेसिक आई. बट धीरे धीरे जब एनवायरनमेंट में चेंज हुआ, एनवायरमेंटल कंडीशन में चेंज हुए, प्रीडेटर्स की पॉपुलेशन बढ़ने लगी प्रे को खाने के लिए, या और भी बहुत सारे चेंजेस हुए, क्लाइमेटिक कंडीशन में चेंज आने लगा, तो धीरे धीरे ऑर्गन्स की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई. तो इसमें एक पर्टिकुलर आई ऐसा ऑर्गन है जिसमें भी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई और हमारा जो ये सिंपल आई है उससे हमारा कंपाउंड आई फॉर्म हुआ, जो हमें इंसेक्ट्स में या आर्थ्रोपॉड्स में देखने को मिलता है.
कंपाउंड आई का सीधा सीधा मतलब ये है कि एक आई से, मतलब इंसेक्ट्स के केस में क्या हुआ कि कंपाउंड आई के थ्रू ये एक टाइम पर दो डिफरेंट डायरेक्शन में इमेज को या दो डिफरेंट डायरेक्शन की ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। उनकी आईज जो है प्रेजेंट ओवर दीज टू थिंग्स, मतलब आप कह सकते हो सिविलाइजेशन नहीं है इंसेक्ट्स में, सिविलाइजेशन हम वर्टिब्रेट्स या मैमल्स में है। इनकी आईज ऐसी डायरेक्शन में होती है, दो अपोजिट डायरेक्शन में, जिससे वो एक बार में दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म कर सकते हैं, एंड सच आई इज नोन एज कंपाउंड आई। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस इन देयर सराउंडिंग्स, उनके आई के ऑर्गन में एनहांसमेंट हुआ, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई। जैसे कि कंपाउंड आई हुआ इंसेक्ट के केस में। इंसेक्ट की पॉपुलेशन आज सबसे ज़्यादा इसीलिए है द मेजर पॉपुलेशन ऑफ इंसेक्ट, क्योंकि बहुत एडवांस्ड, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऐसे कैरेक्टर है, अडेप्टिव कैरेक्टर, जो उनको बहुत ज़्यादा सर्वाइव करने के लिए हेल्पफुल है। एंड ह्यूमन बीइंग या हम मैमल्स में इस तरह की कंपाउंड आई नहीं है। हमारी जो आई है, हमारे अंदर सिविलाइजेशन प्रेजेंट है, हमारा जो ब्रेन है वो एंटीरियर एंड पे प्रेजेंट है, और आई भी हमारे जो होल्स हैं, दैट इज जो कैविटी है उसमें लोकेटेड है, और हमारी आई से सिर्फ एक बार में रेटिना पे एक ही इमेज, एक ऑब्जेक्ट की एक ही इमेज बनती है। बट कंपाउंड आई के केस में वो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट की दो डिफरेंट इमेज बन सकती है एक ही टाइम पे। तो ये जो इवोल्यूशन हुआ बेसिकली इन केस ऑफ इंसेक्ट्स, ऑक्टोपस ऑल्सो, जो कि बहुत नीचे रहता है क्योंकि वो डार्क में रहता है, तो उनको ज़्यादा देखने की, क्योंकि दे आर प्रेजेंट इन द डार्क एरिया, तो उनके अंदर आई का इतना इवोल्यूशन नहीं हुआ जितना कि बाकी लोगों में, बाकी एनिमल्स में हुआ, क्योंकि जो एनिमल्स लाइट वाले एरिया में रहते हैं उनमें आइज का इवोल्यूशन ज़्यादा हुआ, और जो एनिमल डार्क एरियाज में रहते हैं उनमें आई का इवोल्यूशन इतना नहीं हुआ। तो टोटली डिपेंड्स अगेन कि किसी भी ऑर्गन का जो इवोल्यूशन हुआ वो भी कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल कंडीशन पे ही डिपेंड कर रहा है। सेकेंड हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं इसमें, इवोल्यूशन ऑफ फेदर। अब फेदर्स में आज हम बर्ड्स के फेदर्स की बात करते हैं, तो बर्ड्स में हम दो चीजें पढ़ते हैं, विंग्स एंड फेदर। विंग्स हेल्प्स द बर्ड्स टू फ्लाई, उनको फ्लाई करने में या उड़ने में मदद करती है विंग्स। लेकिन अगर हम फेदर्स की बात करें तो फेदर्स के आज दो काम हैं बर्ड्स में, इंसुलेशन एंड फ्लाइंग में। ठीक है, जब पहले की हम बात करते हैं, जब बर्ड्स का इवोल्यूशन हो रहा था, दैट मीन्स जो बर्ड की ओरिजिनेटेड स्पीशीज थी, ओरिजिन स्पीशीज थी, उनमें विंग्स नहीं थे, उनमें सिर्फ फेदर्स थे। फेदर्स सिर्फ उस समय पे उनको फ्लाई करने में मदद करती थी, लेकिन फेदर्स की डेंसिटी कहीं ना कोई बहुत ज़्यादा हाई होती थी, तो वो बहुत ज़्यादा हाइट तक नहीं उड़ पाते थे। अब फेदर्स का जो एवोल्यूशन हुआ, धीरे 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 चेंजेस इन द एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से, प्रिडेशन की वजह से, या जो भी डिफरेंट दूसरी स्पीशीज भी बढ़ती गई उसकी वजह से फेदर्स का दो इंपॉर्टेंट रोल होने लगा, उनमें चेंजेस आए। डेंसिटी जो थी फेदर्स की बढ़ गई। पहले फेदर्स की डेंसिटी क्या थी, बहुत ही कम थी, तो अब वो डेंसिटी बढ़ी फेदर्स की, डेंस हो गए, हैवी हो गए। तो डेंसिटी फेदर्स की बढ़ने की वजह से उनका एक और रोल बढ़ा इंसुलेशन का। दैट मीन्स वो क्या करते हैं, उन फेदर्स से अपनी बॉडी को वार्मनेस और हीट प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जो बर्ड्स कोल्ड एरियाज में रहने लगी, ऑब्वियसली जो बर्ड्स एक मॉडरेट क्लाइमेटिक फैक्टर्स में रह रही हैं उनमें बहुत ज़्यादा इंसुलेशन की ज़रूरत है, बट जो बर्ड्स बहुत ज़्यादा कोल्डली एनवायरनमेंट में रह रही है उनमें इंसुलेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उनके फेदर्स उनको इंसुलेट करने में हेल्प करने लगे, एज वेल एज दीज फेदर्स ओनली ऑल्सो हेल्पफुल इन द इंसुलेशन ड्यूरिंग हैचिंग ऑफ देयर एग्स। एग्स को हैच करने में भी ये मदद करते हैं, क्योंकि बर्ड्स यूज टू सिट ओवर द एग्स बाय स्प्रेडिंग देयर फेदर्स ओवर द एग्स, विच हेल्प्स देम इन हैचिंग ऑफ द एग्स। एज वेल एज फेदर्स का रोल फ्लाइंग पहले भी था, तो अभी भी कुछ हद तक फ्लाइंग में हेल्प करते हैं, लेकिन अब उनका इंसुलेशन में एंड एग्स की हैचिंग में भी हो गया। बट पहले विंग्स नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे जो फोरलिम्स हैं बर्ड्स के वो मॉडिफाइड हो गए विंग्स में, विच अगेन हेल्प देम फॉर फ्लाइंग। तो उनकी जो फ्लाइंग कैरेक्टर है, फ्लाइंग जो हैबिट है, वो उसमें बहुत ज़्यादा एनहांसमेंट हुआ, बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई, कॉम्प्लेक्स होती गई, एंड नाउ दीज बर्ड्स आर एबल टू फ्लाई एट अ वेरी हाई डिस्टेंस ऑल्सो। सो इन दिस मैनर बेसिकली फेदर्स का इवोल्यूशन हुआ। जैसे अगर मैं डायनासोर्स की बात करूँ तो डायनासोर स्पीशी में भी कुछ डायनासोर के पास फेदर्स या उड़ने के लिए फेदर्स हुआ करते थे। अब विंग्स
फोरलिम्स से मॉडिफाइड हुए और फेदर्स का काम दूसरे रोल में बढ़ गया. फाइन. सो दिस इज अगेन द एवोल्यूशन ऑफ फेदर्स कि किस तरह से फेदर्स का रोल इनहांस हुआ एक्सेप्ट फ्लाइंग ऑल्सो. थर्ड एग्जाम्पल हम इसमें पढ़ रहे हैं एवोल्यूशन बाय मेनली द आर्टिफिशियल सिलेक्शन. आर्टिफिशियल सिलेक्शन का मतलब है दिस इज मैन मेड. अभी तक जो मैंने एग्जाम्पल पढ़ा है आईज ऑन फेदर्स के एवोल्यूशन ये नेचुरल एग्जाम्पल्स थे. अब हम पढ़ रहे हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन मेथड. हम ह्यूमन बीइंग ने मतलब दिस वाज डन बाय मैन मेड ओनली. इसमें हमने क्या करा, हम इसमें एग्जाम्पल ले रहे हैं कैबेज का, वाइल्ड कैबेज. अब ये बात आती है कि अब ऑब्वियसली जब ह्यूमन बीइंग्स हुए तो ऑब्वियसली फूड की डिमांड बढ़ी, फूड सप्लाई बढ़ी. नाउ वी ह्यूमन बीइंग्स व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर ट्रांसफरिंग इम्प्रूव्ड कैरेक्टर इन प्लांट्स वेजिटेशन ऑल्सो. हम लोग हमारे इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए, हमारी डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए, सप्लाई को पूरा करने के लिए हम प्लांट्स के अंदर चेंजेस लेके आ रहे हैं. हम लोग वो वैरायटी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो हमारे लिए फेवरेबल हो और फ्रूटफुल हो या बहुत ज़्यादा जिससे हमारी प्लांट की वैरायटी इंप्रूव हो जाए और उससे डिमांड एंड सप्लाई भी सेटिस्फाइड हो जाए. तो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया वाइल्ड कैबेज का. ये बहुत पहले के टाइम की बात है, बहुत पहले हम ह्यूमन बींग्स ने ही वाइल्ड कैबेज जो वैरायटी हुआ करती थी दैट वाइल्ड कैबेज में हमने कुछ इस तरह से चेंजेस लाए, हमने कुछ इस तरह से वेरिएशन करे कि आज जो हमारे पास जो वैरायटी ऑफ कैबेज हमें मिलती है दैट इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दैट वाइल्ड कैबेज वैरायटी. आज जो हम खा रहे हैं, आज जो हमें कैबेज मिलता है, जो हम वाइल्ड कैबेज से जो डिफरेंट है, जो कैबेज है, हम पत्ता गोभी आज खा रहे हैं, उसी की वैरायटी हम कॉलीफ्लावर है दैट इज फूल गोभी, और हम ब्रोकोली भी खा रहे हैं. तो देर आर सो मेनी डिफरेंट वैरायटी ऑफ कैबेज नाउ इट इज अवेलेबल बट दिस इज ऑल improved artificially selected variety done by human being over many generation or many years ago which is completely different from the wild cabbage. तो वाइल्ड कैबेज में जो कैरेक्टर्स थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे कैरेक्टर नहीं थे, लेकिन हमने उस तरह से उनमें कैरेक्टर में चेंजेस लाए कि आज हमें जो कैबेज मिल रहे हैं वो अच्छे कैरेक्टर वाले मिल रहे हैं. अब इस वाइल्ड कैबेज में हमने ऐसा क्या किया, किस तरह से इनमें वैरायटी में चेंजेस लेके आए. जो वाइल्ड कैबेज था उसकी जो भी पॉपुलेशन थी, उनकी पॉपुलेशन में से उस समय पे ह्यूमन बींग्स ने जो अच्छे इंडिविजुअल, अच्छे कैरेक्टर वाली पॉपुलेशन थी उनको सेलेक्ट करा. अब उनको सेलेक्ट करा और दोनों को ब्रीड कराया, इंटर ब्रीड कराया. ठीक है, हमने जब उन दोनों को इंटर ब्रीड कराया उन सेलेक्टेड वैरायटी के बीच में, तो ऑब्वियसली दोनों डिफरेंट वैरायटी में कुछ कैरेक्टर अच्छे होंगे और वो कैरेक्टर हम नेक्स्ट जनरेशन में हमने क्या कर दिए, पास ऑन कर दिए. हमने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करा दिया उनके बीच में. अब उससे जो नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफर हुई, अब उस नेक्स्ट जनरेशन में फिर से जो पॉपुलेशन ऑब्टेन हुई होगी उनमें से भी अगेन दो डिफरेंट बेस्ट कैरेक्टर के इंडिविजुअल को हमने फिर से सेलेक्ट करा और फिर हाइब्रिडाइजेशन करा के हमने नेक्स्ट जनरेशन जनरेट करी. इस तरह से बहुत सारी जनरेशन तक हमने अलग अलग तरह के कैबेज की वैरायटी ऑब्टेन करी और वो वैरायटीज हैं हमारी कैबेज, कोलराबी, कॉलीफ्लावर, ब्रोकोली. These are the different variety and one of the it also kale. तो 5 वैरायटी आज अवेलेबल है वाइल्ड कैबेज से एंटायरली डिफरेंट वाली वैरायटी जो अलग अलग कैरेक्टर के लिए हमने सेलेक्ट करी है और अलग अलग वैरायटी और अलग अलग इनमें इम्पॉर्टेंट डिफरेंट कैरेक्टर है. जैसे हमने कैबेज की अगर बात करें तो इसमें हमने लीव्स, मतलब इसकी जो लीव्स हैं बहुत ज़्यादा डेंस्ड लीव्स हैं, उसके लिए हमने इसको सेलेक्ट करा. देन अगर मैं कोलराबी की बात करूँ तो इसमें हमने इसको स्टेम के लिए सेलेक्ट करा, इसकी स्टेम काफ़ी अच्छी है और इसके स्टेम पार्ट को हम लोग खाते हैं. थर्डली अगर मैं केल की बात करूँ तो केल में भी हम लोग इसकी लीव्स बहुत ज़्यादा डेंसी और बहुत ज़्यादा लंबी लंबी लीव्स होती है, उसको खा रहे हैं. देन कॉलीफ्लावर में हम फ्लावर के लिए, इसका जो फ्लावर बड है उसके लिए उसको यूज़ कर रहे हैं. एंड द ब्रोकोली पार्ट जिसमें हम इसके स्टेम्स एज वेल एज इसका फ्लावर दोनों पार्ट हम खाते हैं, विच इज़ वेरी हेल्दी एंड विच इज़ वेरी न्यूट्रिटिव ऑल्सो. सो दीज आर द डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ कैबेज जो हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, फीड कर रहे हैं और इनसे हमें अलग अलग तरह के न्यूट्रिटिव एलिमेंट मिल रहे हैं विच हैज़ बीन अगेन ऑब्टेन बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन मेथड डन बाय ह्यूमन बीइंग ओनली एंड विच इज़ एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द वाइल्ड कैबेज.
तो इवोल्यूशन के जो एग्जाम्पल हैं वो नेचुरल एग्जाम्पल में हमने आइज एंड फेदर पढ़े, और इसमें हमने जो वाइल्ड कैबेज से जो डिफरेंट स्पीशी इवॉल्व करी वो हमने खुद ने करवाई है, मैनमेड है, आर्टिफिशियली डन है. सो दीज आर दी डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ इवोल्यूशन डन. नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अलग एविडेंसेस के एग्जाम्पल, जिसमें हम मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस पढ़ेंगे एंड anatomical evidence पढ़ेंगे, that is homologous organ, analogous organ, all about we will going to study about the paleontological evidences जो हम radiocarbon dating method and carbon method से पढ़ेंगे, and in the very last chapter or last lecture sorry we will going to talk about human evolution also. Thank you.